इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है वो लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसके है इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था और इसमें से चुन करके 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना था। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, बिल्कुल रियल पेपर है। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि ऐसा विचार या चिंतन जो हास्यास्पद, बेतुका तथा स्पष्ट अर्थहीन होता है फिर भी ऐसा होता है जिससे रोगी छुटकारा नहीं पा सकता है, उसे कहते हैं। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोग्रस्तता। क्या हो जाएगा? मनोग्रस्तता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइपेस्थेसिया का लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि चिंता हिस्टीरिया का, बी में है रूपांतरण हिस्टीरिया का, सी में मनोविच्छेदित हिस्टीरिया का, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रूपांतर हिस्टीरिया का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविदलता का धनात्मक लक्षण है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी। ए में दिया हुआ है कि व्यामोह और बी में विभ्रम, ये दोनों होते हैं। क्या होते हैं? मनोविदलता का धनात्मक लक्षण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में असामान्य व्यवहार के 4D में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर में। 5वां नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकृति का कारण है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगी केंद्रित चिकित्सा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 7वां नंबर में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इगास मोनिज ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विरुचि अनुबंधन का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक चिकित्सा। 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि योग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशज चिकित्सा। योग क्या है? तो देशज चिकित्सा है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अप्रबंधित कार्य तनाव उत्पन्न करता है, इसकी पुष्टि निम्नांकित में से किसके अध्ययनों से होती है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैनन से। किससे? कैनन से। 13 नंबर क्वेश्चन में है सामान्य अनुकूलन संलक्षण किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो 13 का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परिश्रांति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन तनाव का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिविमात्मक बुद्धि सिद्धांत का बीमा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 8। 17 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक बुद्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी। तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि दास एवं नागलेरी द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है
तो इसका सही उत्तर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास सिद्धांत। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्डनर ने। 21 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का अनुभव होता है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंग प्रदान अवस्था में। 23 नंबर क्वेश्चन में फिर दिया हुआ है व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण संबंधित है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तित्व से। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार है, तो इसका सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति का दूसरा नाम क्या है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थैनाटोस। 27 नंबर क्वेश्चन में फिर हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंग्रेजी के शब्द प्रेजुडिस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लैटिन से। किससे? लैटिन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्रिट्ज हाइडर ने। 29 नंबर क्वेश्चन में फिर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति निर्माण का कारक है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मनोवृत्ति परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन एस.एम. मोहसिन ने किया, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विस्तरीय संप्रत्यय। चलिए फिर आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वाग्रह की विशेषता है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि W.G. समनर ने डैश डैश समूह का वर्गीकरण किया, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंत तथा बाय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ा आकार। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इन दी माइंड्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको कितना प्रश्न बनाना था, केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 70 तक के ऑब्जेक्टिव का पूरा सही 100% उत्तर को देखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचार कौशल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिकता। आगे वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में है साक्षात्कार का उद्देश्य है, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तूफान किस प्रकार की विपदा है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 अक्टूबर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि निर्धनता के पर्यावरणीय कारणों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस्य। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भीड़ से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन बी में लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है।
जिनमें से 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें से चुन करके किन्हीं 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। फाइनल एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और 20 लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा जिनमें से 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन बनाने पर 20 अंक आपको मिलेंगे। तो पहले हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में देखेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब का सब क्वेश्चन मतलब 20 का 20 लघु उत्तरीय क्वेश्चन और जो दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन है उन सभी का उत्तर हम लोग इसमें देखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सृजनात्मक को समझाएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि पराम की क्या विशेषता है और चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि व्यक्तित्व की परिभाषा दे पर टिप्पणी लिखें और छठा नंबर क्वेश्चन में स्वास्थ्य की परिभाषा दें। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मनोवैज्ञानिक प्रतिबल की चर्चा करें। 8वां नंबर में है मनोदशा विकार क्या है और 9वां नंबर में है रोग भ्रम क्या है। विकार के प्रमुख प्रकारों को बताएं और 11 नंबर क्वेश्चन में है संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है। 12 नंबर में मनोचिकित्सा की सीमाएं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान क्या है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रूढ़ि युक्ति क्या है और 15 नंबर में मनोवृत्ति के भावनात्मक संगठन से आप क्या समझते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि समूह को परिभाषित करें और 17 नंबर में काम की चोरी क्या है और 18 नंबर क्वेश्चन में है कि पर्यावरण क्या है और 19 नंबर क्वेश्चन में निर्धनता को परिभाषित करें। 20 नंबर में परामर्श क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिनमें से चुन करके 3 ही प्रश्नों को बनाना है और एक प्रश्न बनाने पर 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम 80 से 100 शब्दों का इस्तेमाल करना है। यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो भी लिखना है आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में ही इसको लिखना है। चलिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन करें और फिर आगे वाला क्वेश्चन में 22 नंबर में दिया हुआ है कि मन के आक्रामक मॉडल का वर्णन करें। 23 नंबर में आत्महत्या के रोकथाम के उपाय को सुझाएं और फिर 24 नंबर क्वेश्चन में है कि परामर्श की नैतिकता का वर्णन करें। 25 नंबर में प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर बताएं और 26 नंबर में है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा का वर्णन करें। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ था कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि बुद्धि लब्धि या IQ एक संख्यात्मक माप है। जो बुद्धि लब्धि है या उसे ही IQ कहा जाता है, एक संख्यात्मक माप है। इसको आपको याद रखना है कि बुद्धि लब्धि क्या है, तो संख्यात्मक माप है जो व्यक्ति की मानसिक क्षमता और समस्या समाधान कौशल को दर्शाता है। ये क्या करता है कि व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता होती है और उसकी जो समस्या के समाधान होती है, समस्या समाधान के कौशल को दिखाने वाले संख्यात्मक माप को ही IQ या बुद्धि लब्धि कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सृजनात्मकता को समझाइए। 2 नंबर क्वेश्चन में सृजनात्मकता को समझाइए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सृजनात्मकता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए मौलिक और उपयोगी विचार उत्पन्न करते हैं। सृजनात्मकता क्या है, तो इसमें मात्र 3 ही टॉपिक आपको याद रखना है, पॉइंट याद रखना है कि जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है, नए मौलिक और उपयोगी विचार उत्पन्न करता है। व्यक्ति क्या करता है कि नए मौलिक और उपयोगी विचार उत्पन्न करता है। इसे ही क्या कहते हैं, सृजनात्मकता क्षमता कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि पराहम की क्या विशेषता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पराहम व्यक्तित्व का वह नैतिक भाग है, यह सही गलत नैतिकता नियम तथा मूल्य का पालन कराता है। यानी पराहम जो है व्यक्तित्व का नैतिक भाग है, व्यक्तित्व का क्या है, नैतिक भाग है और यह सही गलत, कौन,
पराहम जो है वो सही गलत, नैतिकता, नियम तथा मूल्य का पालन करवाता है, पराहम कहलाता है। ठीक है, उसकी ये विशेषता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर में इसमें दिया हुआ है कि व्यक्तित्व की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावनाओं और गुणों का कुल योग है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। इन व्यक्तित्व को एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावनाओं और गुणों का कुल योग होता है जो दूसरों से अलग बनाता है, उसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। जिस व्यक्ति में अलग प्रकार के विचार हों, उनका व्यवहार अलग हो, भावनाएं उनकी अलग हो दूसरे व्यक्तियों से, इन सभी गुणों को अगर मिला दिया जाए तो दूसरे व्यक्तियों से क्या होंगे? अलग दिखेंगे। इसे ही व्यक्तित्व कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पांचवा नंबर क्वेश्चन में दमन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दमन एक रक्षा तंत्र है। दमन क्या है? एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति अप्रिय या दर्दनाक अनुभव और इच्छाओं, ठीक है, इच्छाओं को अवचेतन में दबा देता है। यानी दमन एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति अप्रिय या दर्दनाक अनुभवों और इच्छाओं को अवचेतन में क्या करता है? दबा देता है, दमन कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में है स्वास्थ्य की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वास्थ्य शरीर, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संपूर्ण कुशलता की स्थिति है। स्वास्थ्य शरीर क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या लिखेंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा यह है, या स्वास्थ्य शरीर वह कहलाता है जिसमें शरीर तो स्वस्थ हो ही, इसके साथ ही साथ मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संपूर्ण कुशलता की स्थिति में हो, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में मनोवैज्ञानिक प्रतिबल की चर्चा करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रतिबल वह मानसिक दबाव है जो व्यक्ति को संघर्ष, चिंता या असंतोष की स्थिति में होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रतिबल क्या है? तो मनोवैज्ञानिक प्रतिबल वह मानसिक दबाव होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति संघर्ष या चिंता या असंतोष की स्थिति में होता है। क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में है कि मनोदशा विकार क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मनोदशा विकार वे मानसिक विकार होते हैं जिनमें व्यक्ति की भावनाएं असामान्य रूप से बदलती रहती है। मनोविकार वे मानसिक विकार होते हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति की जो भावनाएं होती है वो असामान्य रूप से बदलती रहती है, जैसे अवसाद या उन्माद, उन्हें ही मनोदशा विकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में रोग भ्रम क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि रोग भ्रम वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी गंभीर बीमारी के यह मान लेता है कि वह गंभीर रूप से बीमार है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो जैसे किसी को कोई बीमारी है नहीं, एग्जाम्पल से समझिए, और वो अपने आप को खुद को बीमार समझता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है या कोई और बीमारी हो गई है, लेकिन वो वास्तव में बीमार नहीं होता है। ठीक है, अपने अंदर बीमार होने का भ्रम पाल लेता है। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? रोग भ्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है दुश्चिंतता मनोविकार के प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि दुश्चिंतता मनोविकार के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखेंगे सामान्यकृत चिंता विकार और दूसरा में भय विकार। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें और है, देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है। संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संज्ञानात्मक चिकित्सा वह चिकित्सा पद्धति होती है जिसमें अवांछित, नकारात्मक और तर्कहीन विचारों को सही किया जाता है। संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है? तो संज्ञानात्मक चिकित्सा वह पद्धति होती है जिसमें अवांछित, नकारात्मक और तर्कहीन विचारों को, बस 2 ही याद रखना है कि अवांछित, नकारात्मक और तर्कहीन विचारों को सही किया जाता है, उसे संज्ञानात्मक चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
12 नंबर क्वेश्चन में है मनोचिकित्सा की सीमाएं क्या है। मनोचिकित्सा की सीमाएं क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मनोचिकित्सा समय लेने वाली महंगी होती है। मनोचिकित्सा समय लेने वाली महंगी होती है तथा यह हर व्यक्ति पर समान प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में यहाँ 21 नंबर में कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, रचनात्मक और सीखने की उच्च क्षमता रखते हैं। उनकी स्मरण शक्ति प्रबल होती है और वे कठिन विषयों को जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वे मौलिक विचार उत्पन्न करते हैं और समस्या समाधान में निपुण होते हैं। यानी उनके सामने अगर समस्या आ जाए तो वे बिल्कुल आसानी से उसे सुलझा लेते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे प्रायः जिज्ञासु होते हैं, उनमें कुछ सीखने की इच्छा होती है तथा अपने आसपास की चीज़ों को जानने और समझने की गहरी इच्छा रखते हैं। और अपने आसपास की जो भी घटनाएं घटती है उनको अच्छी तरह से जानने समझने की इच्छा, गहरी इच्छा को व्यक्त करते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, वे उच्च नैतिक मूल्य और नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाते हैं और कई बार वे अकेले रहना भी पसंद करते हैं और भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी हो सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में मन के आकारात्मक मॉडल का वर्णन करें। तो लिखेंगे उत्तर कि फ्रायड के अनुसार मन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। जो फ्रायड थे उनके अनुसार मन को कितने स्तरों में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है। और वो तीनों कौन कौन है? तो इसमें पहला नंबर में लिखेंगे चेतन, अचेतन और अवचेतन। फ्रायड के अनुसार मन के जो 3 स्तर बांटे गए हैं उनमें पहला में लिखेंगे चेतन, दूसरा में अचेतन और तीसरा में अवचेतन। अब यहाँ तीनों को एक्सप्लेन हम लोग कर लेंगे कि चेतन स्तर क्या है। हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दे कि चेतन स्तर को परिभाषित करें या अचेतन को परिभाषित करें या अवचेतन को, तो यहाँ से ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चेतन स्तर वह होता है जहाँ हमारे वर्तमान विचार और अनुभव रहते हैं। चेतन स्तर वह कहलाता है जहाँ हमारे वर्तमान विचार और अनुभव रहते हैं, उसे चेतन स्तर कहते हैं। अवचेतन वह भाग है जहाँ वे स्मृतियों यानी यादों और विचार होते हैं, यानी स्मृतियाँ और विचार होते हैं और यादें और विचार होती हैं जिन्हें याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है पर आवश्यकता पड़ने पर याद आ सकते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उन्हें अवचेतन के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? अवचेतन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें अचेतन। अचेतन मन का वह हिस्सा है जिसमें दबी हुई इच्छाएं, भय और भावनाएं होती है। ठीक है, जो व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यहाँ मॉडल मानवीय व्यवहार और व्यक्तित्व को समझने में संपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि आत्महत्या के रोकथाम के उपायों को सुझाएं या बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए सबसे पहले व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझना आवश्यक है। परिवार और मित्रों को सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि व्यक्ति अकेलापन महसूस न करे। मानसिक तनाव, अवसाद या चिंता की स्थिति में मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता की मदद लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद में यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हानिकारक साधनों की उपलब्धता कम करना तथा सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण विकसित करना भी आवश्यक उपाय है। समय पर हस्तक्षेप और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आत्महत्या रोकथाम में अत्यंत उपयोगी है। ठीक है।